स्टूडेंट्स, फिजिक्स क्लास 11 का लेसन 5 हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हम लोग फोर्स वाला चैप्टर लेसन 5 चल रहा है। फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ देख चुके हैं। कल हमने इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस भी देख लिया था इससे पहले। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट फ्री बॉडी डायग्राम्स। हम आज फ्री बॉडी डायग्राम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हम न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं कि कितने प्रकार के डिफरेंट प्रॉब्लम्स आती हैं, है ना। हमारा देखा जाए तो इस लेसन का सिलेबस लगभग कंप्लीट हो चुका है। हमें डिफरेंट क्वेश्चंस को अलग अलग तरीक़ों से सॉल्व करना देखना है। हमने इससे पहले इक्विलिब्रियम में लेमिस थ्योरम देख ली है ना। आज हम फ्री बॉडी डायग्राम के थ्रू देखेंगे और टेंशन फोर्स के क्वेश्चंस करेंगे। और अभी भी आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाले वीडियो मिल जाएंगे। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है स्टूडेंट? किसी एक बॉडी के ऊपर लगने वाले सारे एक्सटर्नल फोर्सेस को शो करना उस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम होता है। क्या होता है? A diagram showing all the external forces acting on a isolated body। किसी एक बॉडी पर लगने वाले सारे फोर्सेस को शो करने वाला डायग्राम फ्री बॉडी डायग्राम होता है। चलिए हम बना के देखते हैं एग्जांपल के थ्रू कि सपोज इट इज एन ब्लॉक ऑफ मास m इन अनदर ब्लॉक विथ स्मॉल m मास। अब सपोज स्टूडेंट हम इस तरफ से इस पर एक फोर्स लगा रहे हैं, कोई F फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर कितनी बॉडी है? तो हमने क्या देखा, फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब किसी भी बॉडी पर लगने वाले जितने भी फोर्स होते हैं ना, उनको शो करना फ्री बॉडी डायग्राम होता है। ठीक, तो यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, M मास का और एक स्मॉल m मास का। ठीक है, तो दोनों के फ्री बॉडी डायग्राम बनाने से स्टूडेंट क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व हो जाता है। हमें क्वेश्चन में फाइंड क्या करने को आता है? फाइंड एक्सीलरेशन फाइंड करने को आता है। इस टाइप की चीज़ें आती हैं। वेलोसिटी फाइंड करने को आ जाती है। आफ्टर 10 सेकेंड पोजीशन आ जाती है। तो वही जो नॉर्मल मोशन वाले और फोर्स के जो कुछ चीज़ें हैं वो फाइंड करते हैं। हम आगे देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन। तो इस ऑब्जेक्ट पर इस ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट? पहले तो ब्लॉक बना लो। कैपिटल M मास है स्टूडेंट, और ये कहीं पर रखा हुआ है। इसका मतलब इसका वेट कहाँ काम कर रहा होगा? इसका वेट W नीचे की तरफ काम कर रहा होगा। एक फोर्स तो ये लग रहा है इसके ऊपर, W इज इक्वल्स टू mg। हमने और क्या देख रखा है कि अगर कहीं पर बॉडी रखी हुई है तो उसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी काम करता है। जहाँ पर बॉडी टच है, अगर बॉडी यहाँ पर अर्थ के कॉन्टेक्ट में है, ज़मीन के कांटेक्ट में है, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर रखी है, तो उस पर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर लगता है। तो हमने मान लिया N, इस दो बॉडी है तो इसको N1 नाम दे दो कि N1 नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है इसका। क्योंकि ये बॉडी कहीं नहीं जा रही है, ना ऊपर ना नीचे, तो ये फोर्सेज एक दूसरे से बैलेंस होंगे स्टूडेंट। कैसे होंगे? एक दूसरे से बैलेंस। एक फोर्स किधर से लग रहा है स्टूडेंट? एक फोर्स इधर से लग रहा है, ये हमारा F फोर्स हो गया। अब हमको इधर से लगने वाले फोर्स को देखना है स्टूडेंट। सिंपल सी बात है, अगर ये ऑब्जेक्ट इसको फोर्स लगाएगा तो सिंपली ये ऑब्जेक्ट भी इस पर फोर्स लगाएगा, है ना। क्योंकि ये फोर्स को आगे ट्रांसमिट तो करता ही करता है, हर एक बॉडी है। ये फोर्स लगाने से ये ऑब्जेक्ट भी इस पर कोई ना कोई फोर्स लगाएगा। तो मान लो ये ऑब्जेक्ट इस पर F1 फोर्स लगा रहा है। कितना फोर्स लगा रहा है कि ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर ऐसे F1 फोर्स लगा रहा है। तो न्यूटन का थर्ड लॉ ने हमको क्या समझाया है कि भाई ये ऑब्जेक्ट भी इस पर फोर्स लगाएगा। कितना फोर्स लगाएगा? जितना ये वाला इस पर लगा रहा है उतना ही फोर्स ये भी लगाता है। इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स इधर से भी लग रहा है, जिसकी वैल्यू कितनी है? F1। समझ में आ गया आप लोगों को? हमने क्या देखा भाई, ये फोर्स, इसने इस पर कुछ फोर्स लगाया, इसकी वजह से ये भी इस पर कोई फोर्स लगाएगा। जब भी बॉडीज कांटेक्ट में रहेंगी स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा, वो एक दूसरे पर फोर्सेस अप्लाई करेंगी। तो इस बॉडी ने इस पर एक फोर्स लगाया, ठीक है, तो ये इस तरफ आएगा। जो ऑब्जेक्ट इस पर इसने फोर्स लगाया F1, तो थर्ड लॉ ने क्या बोला कि अगर इसने इस पर फोर्स लगाया है तो ये भी इस पर फोर्स अप्लाई करेगी। कितना फोर्स? जितना इसने लगाया, बस डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो इसकी डायरेक्शन ये है तो इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी। ये है इस ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम। यही फोर्सेस इस पर लग रहे थे, बस सारे फोर्सेस को डायरेक्शन के साथ शो कर देना फ्री बॉडी डायग्राम होता है स्टूडेंट। कुछ नई चीज़ नहीं है, लास्ट वीडियो में हमने ऐसे क्वेश्चंस करे हैं। जनरली दो डायरेक्शन हम लोग मेनली लेते हैं, एक्स और वाई, है ना। अब छोटे वाले का बनाए, M वाले का। दो चीज़ें कॉमन है, एक उसका वेट
डाउनवर्ड साइड। एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लगना ही है, क्योंकि ये हवा में नहीं है, ये ज़मीन पे रखा हुआ है। इसको N2 नाम दे दो, क्योंकि यहाँ N1 दे देते हैं, N2 हो जाएगा। इस पर कोई फोर्स लग रहा है इस तरफ से? हाँ लग रहा है। ये जो F1 फोर्स इसने इस पर लगाया, वो फोर्स इस पर लग रहा है। क्या इस तरफ से कोई फोर्स है? नहीं, तो बस ये बैलेंस कंडीशन, ये कंडीशन हो गई हमारी बैलेंस। क्लियर है क्लास? चलिए स्टूडेंट, सेम क्वेश्चन में हम लोग 3 बॉडीज़ ले लेते हैं, 3 बॉडी ले लेते हैं, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बार हम 3 अलग अलग बॉडीज़ ले रहे हैं, 3 बॉडीज़ के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हियर वी टेकिंग 3 बॉडीज़ ऑफ डिफरेंट मासेस। सपोज M1, M2 और M3, ये 3 मासेस की बॉडीज़ हैं यहाँ पर, ठीक है। इन 3 मासेस की बॉडीज़ पर मैं एक फोर्स अप्लाई करता हूँ फ्रॉम द राइट साइड। कोई फोर्स है F। जब आप इस पर फोर्स लगाओगे स्टूडेंट तो क्या होगा? सिंपल सी बात है, तीनों की फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए। पहले यहाँ से M3 से चालू करते हैं। M3 स्मॉल है। पहला काम, ये ज़मीन पर रखी हुई है तो पहले इसका वेट लगा दो, कभी मत भूलना। W3 नाम है सिर्फ 1 2 3 है इसलिए 3। इसका वेट का फॉर्मूला होता है मास इंटू ग्रेविटी, तो मास इंटू ग्रेविटी। मास कितना है? M3। इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा, क्यों? क्योंकि ये ज़मीन को टच कर रहा है, तो ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स N3 लगा दिया। फोर्स किधर से लग रहा है इस पर? इस तरफ से, ठीक है। सर कोई 2 बॉडी कांटेक्ट में है, ये और ये, तो ये इस पर कोई ना कोई फोर्स लगाएगा, क्योंकि इसको इधर से पुश हो रहा है। ये बॉडी मान लो इसको धक्का रही है, ये फोर्स इसको धक्काएगा, तो वही फोर्स इसको आगे ट्रांसफर करेगा इस पर। तो इसने इस पर एक फोर्स लगाया F1, तो ये मान लो इस पर एक फोर्स लगाता है, ये ऑब्जेक्ट M2 पर ऐसा एक फोर्स लगाता है, देखो F1। इसने इसको धक्काया, तो इसने इसकी सुनी क्या? नहीं सुनी, गुस्सा आया, तो इसने भी इसको धक्का दिया, क्योंकि न्यूटन के थर्ड लॉ ने बोला अगर ये इस पर फोर्स लगाएगा तो ये भी इस पर फोर्स लगाएगा। इसका मतलब M2 ने भी इस पर वही फोर्स लगाया जो यहाँ था, लेकिन इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर इस पर एक फोर्स लगेगा F1, रिएक्शन वाला फोर्स है ना। हमने एक्शन फोर्स लगाया F1, उसने पलट के उतना ही रिएक्शन फोर्स हमारे ऊपर लगा दिया। क्लियर है? ये M3 का फ्री बॉडी डायग्राम। M2 का देखिए स्टूडेंट, M2 पर 2 चीज़ें कॉमन है, W2 बराबर M2G नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। इधर से इस बॉडी पर इसने क्या फोर्स लगाया था? F1, तो इधर से इस पर क्या फोर्स लगा? F1 फोर्स लगने से इसने भी इस पर फोर्स लगाया, क्योंकि ये भी इसके कांटेक्ट में है ना। तो मान लो ये बॉडी इस पर F2 फोर्स लगाती है। कितना फोर्स लगाती है स्टूडेंट? F2। तो ये बॉडी भी पलट पर इस पर कितना फोर्स लगाएगी? सेम F2 फोर्स लगाएगी, रिएक्शन फोर्स। तो इस बॉडी पर इधर से कौन सा फोर्स लग रहा है? F2। ठीक है, चलिए। और थर्ड बॉडी के लिए तो बहुत आसान है, 2 चीज़ें तो कॉमन हो गई, बोलना ही नहीं पड़ेगा अब तो। N1 नॉर्मल रिएक्शन और वेट। इसने M2 ने इस पर फोर्स लगाया था इधर से F2। क्या इधर से कोई फोर्स आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम। स्टूडेंट ये डायग्राम आप बना लिए, आप समझ गए, तो आपको कोई नहीं रोक सकता क्वेश्चन को सही करने से। ठीक है, बहुत ईजी सा काम है। चलिए अब इनका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेते हैं, जिससे हमको ये क्या करना क्या रहता है वो समझ में आ जाएगा। सो स्टूडेंट हियर वी आर टेकिंग अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लेते हैं। 2 ब्लॉक लेते हैं हम, 2 ब्लॉक ऑफ मासेस 4 kg एंड 2 kg। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में हमने अभी लिया था ना, उसी टाइप से 2 मासेस है 4 kg एंड 2 kg, वो साइड बाय साइड रखे हुए हैं। यहाँ पर 4 kg, इसके साइड में एक
2 kg मास का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, एक फोर्स मैंने 20 न्यूटन का इधर से अप्लाई किया, तो हमको फाइंड करना है एसिलरेशन। पहला क्वेश्चन आता है फाइंड एसिलरेशन, फाइंड एसिलरेशन ऑफ सिस्टम या एसिलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। क्वेश्चन ऐसा भी आता है फाइंड एसिलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, हर एक ब्लॉक का एसिलरेशन निकालिए। एंड फाइंड फोर्स बिटवीन, और सेकंड क्वेश्चन है फाइंड फोर्स बिटवीन बोथ टू, फोर्स बिटवीन बोथ ब्लॉक, दोनों ब्लॉक के बीच में लगने वाला फोर्स फाइंड करना है। इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में कितना फोर्स लगता है, ठीक है। देखिए एसिलरेशन जब आपको फाइंड करना है स्टूडेंट तो बहुत सिंपल काम है, ठीक है। एसिलरेशन पहले तो ये समझिए कि एसिलरेशन लगेगा किधर। देखिए एसिलरेशन का मतलब होता है कि बॉडी किस तरफ चलने वाली है। एसिलरेशन उधर ही लग सकता है जिधर फोर्स लग रहा है। आपका फोर्स लग रहा है इस तरफ, तो एसिलरेशन मस्ट होगा कि वो इस तरफ ही काम करे, एसिलरेशन इधर ही काम करेगा, ठीक है। एक्सेलरेशन के लिए हमारा सेकेंड लॉ ने क्या बताया था, सेकेंड लॉ कहता है, हम लिखेंगे सॉल्यूशन यहाँ लिख लो ऐसा, बाय सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, या ना भी लिखो तो कोई बात नहीं, आपको पता है F बराबर होता है ma। आप इस पर कितना फोर्स लगा रहे हो 20 न्यूटन का, तो F कितना हो गया आपका 20 न्यूटन। आप कितने मास को आगे पुश कर रहे हो, आप 4 और 2 6 kg मास को आगे ले जा रहे हो। कितने मास को आगे ले जा रहे हो आप, टोटल मास कितना धक्का के ले जाओगे 4 और 2 6 kg। तो ऐसा तो नहीं कि आप इस पर मास लगाओगे तो ये ऐसे जंप करके इसके ऊपर से ही टिप पे खा के आगे जाएगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप इसको पुश करोगे, ये फोर्स इस पर लगाएगा और ये आगे बढ़ेगा, दोनों ही साथ साथ चलेंगे। इसका मतलब आप 4 और 2 6 kg मास को अपने साथ ले जा रहे हो, तो कितना मास लेके जा रहे हो 6 kg। अब आपको फाइंड करना है एक्सेलरेशन, ठीक है। 20 मल्टीप्लाई से गया डिवाइड में 6, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 10/3, 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए एक्सेलरेशन फाइंड हो गया। अब हमें फाइंड करना है दोनों ब्लॉक के बीच में लगने वाला फोर्स, दोनों ब्लॉक्स के बीच में लगने वाला फोर्स। यहाँ एक बात ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट कि जो एक्सेलरेशन मिला है ना, वो एक्सेलरेशन इसके ऊपर भी है और वो एक्सेलरेशन इसके ऊपर भी है, वो एक्सेलरेशन दोनों चीज़ों के ऊपर है ना। ये बॉडी भी उसी एक्सेलरेशन से चल रही है और दूसरी बॉडी भी सेम एक्सेलरेशन से चल रही है। अब यहाँ पर हमको फ्री बॉडी डायग्राम काम करेगा, उसके बिना क्वेश्चन सॉल्व करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो फ्री बॉडी डायग्राम बना लें 4 kg वाले का। जी को हम यहाँ अपने कन्वीनियंस के लिए 10 ले लेते हैं, जी को हम मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन में दिया भी रहता है बहुत बार, है ना। तो ये हमारा 4 kg वाला, चलो ये तो कुछ ज़रूरत नहीं है। यहाँ से मैंने 4 kg वाले पर क्या अप्लाई किया 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया। ये फोर्स कौन सा वाला है F1, जो इसने इसको दिया था और उसने इसको रिटर्न दिया। तो स्टूडेंट F1 क्या है, F1 इन दोनों के बीच में लगने वाला कांटेक्ट फोर्स है हमारा, जो मैंने बताया था कि ये इस पर एक फोर्स लगाएगा F1, उतना ही फोर्स ये इस पर फिर से लगाएगा, तो वही F1 फोर्स इस पर लग रहा है और हमको यही F1 फोर्स फाइंड करना है। लेकिन स्टूडेंट यहाँ आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा हमेशा कि अब बनाऊंगा मैं आपको इक्वेशन, और उन इक्वेशन को कहते हैं नेट फोर्स इक्वेशन। नेट फोर्स इक्वेशन से ही सब समझ में आएगा, क्योंकि हमने पढ़ रखा है फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जब तक कोई एक्सटर्नल नेट फोर्स नहीं होता बॉडी नहीं चलती है। ये बॉडी चल रही है किस तरफ, इस बॉडी में एक्सेलरेशन हो रहा है इस तरफ, यानी इस डायरेक्शन वाला जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स जो है वो बड़ा है एज कंपेयर टू दिस। क्योंकि अगर ये दोनों फोर्स बराबर होते ना तो बॉडी कहीं नहीं जाती। बॉडी कहीं जाती क्या स्टूडेंट, नहीं, बॉडी इक्विलिब्रियम में। जैसे एग्जांपल देख लो इधर, इसका जो वेट है 4 kg वाले का वेट होता है 40 न्यूटन नीचे, तो इतना ही 40 न्यूटन का नॉर्मल ऊपर लग रहा होगा, इसीलिए बॉडी ज़मीन में नीचे नहीं जा रही है, ठीक है ना। इसका मतलब है कि ये बॉडी में जो इस तरफ फोर्स लग रहा है वो ग्रेटर है इस तरफ से इधर लगने वाले फोर्स के। अगर ये दोनों फोर्स बराबर होते तो बॉडी कहीं नहीं जाती, इसका एक्सीलरेशन होता 0। लेकिन हमको एक्सीलरेशन कितना मिला है 10/3। तब इक्वेशन कैसे बनती है समझ लो बात को। हमारी बॉडी किस तरफ जा रही है, इस तरफ जा रही है, तो हमारा नेट फोर्स किधर लग रहा है, हमारा नेट फोर्स लग रहा है इस तरफ, है ना। F नेट किधर लग रहा है, इस तरफ।
तब दो जो फोर्सेज होते हैं स्टूडेंट, ये फोर्स हमारा 20 न्यूटन, या एन मत लगाओ भले, कोई जरूरत नहीं, माइनस F1 इज इक्वल टू एफ नेट। ठीक है, इस ब्लॉक पर कितने फोर्स लग रहे हैं, ये दोनों फोर्स ने एक दूसरे को बैलेंस कर लिया, क्योंकि हमने देख लिया नॉर्मल रिएक्शन हमेशा वेट के बराबर होता है अगर बॉडी 0 डिग्री एंगल पर है ना। तो ये दोनों फोर्स ने एक दूसरे को बैलेंस कर लिया, लेकिन ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर पाए, ये फोर्स ज्यादा था इसलिए इस बॉडी को इधर धक्का के ले गया इस एक्सीलरेशन से। तो स्टूडेंट्स है ना, जिस तरफ नेट फोर्स होता है, ये एक चीज याद रख लो कि नेट फोर्स मतलब एक्सीलरेशन जिस तरफ है, एक्सीलरेशन हमारा इस तरफ है, मैंने ऊपर समझा दिया आपको। एक्सीलरेशन की डायरेक्शन ये है, मतलब इस तरफ जो ये फोर्स लग रहा है वो बड़ा है इधर से आने वाले फोर्स पे, क्योंकि अगर ये दोनों बराबर होते तो एक्सीलरेशन 0 होता है ना, ना ये बॉडी इस तरफ आती ना ये आगे जाती। ठीक है, तो ये जो 20 न्यूटन है ना, इसमें से जब हम इस F1 को माइनस करते हैं, 20 न्यूटन में से इधर वाले फोर्स में से इधर को माइनस करते हैं तो हमको पता चलता है F नेट। ठीक है, अब F नेट कितना होगा वो भी समझ लिए। F नेट देखिए फॉर्मूला वही है जो फोर्स का है, F नेट क्या होता है, F बराबर होता है ma, वही फोर्स हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मास कौन सा होगा, मास सिर्फ इस बॉडी का होगा, तो मास इस बॉडी का क्या है 4 kg। एक्सेलरेशन कितना लग रहा है 10/3, तो 10/3 हमें फाइंड करना है F1। सो F1 निकालना आ जाएगा हम स्टूडेंट हमको F1 फाइंड करना है, हम यहीं पर कर लेते हैं। तो 20 4 10 जा 40/3, ये प्लस का इधर आएगा तो बनेगा -40/3, ये माइनस का F1 इधर आएगा तो बनेगा प्लस का F1, बस माइनस करके आप लोग फाइंड कर लोगे। सो इसको सॉल्व करना हमको आता है, 3 से 20 मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 × 3 -40/3, ये सब छोटी क्लास की बातें आपको आती होंगी। 23 जा 60, 60 में से 40 जाएंगे तो फिर से आंसर आ जाएगा 20/3 इज इक्वल टू F1। तो ये वो फोर्स है जो इन दोनों के बीच में लग रहा है। क्लियर है क्लास। तो FBD के थ्रू हमने फ्री बॉडी डायग्राम से बना लिया। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे यहाँ 40 न्यूटन का फोर्स कैसे आया, तो नीचे क्या लगता है स्टूडेंट, वेट लगता है, और वेट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट का फॉर्मूला होता है W = mg। मास कितना है 4, g को क्या माना 10, तो 4 10 जा 40 न्यूटन का वेट यहाँ पर लग रहा है। क्लियर है क्लास, क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए ऐसे और भी एग्जाम्पल है हम आगे देखेंगे, लेकिन अब हम देखने वाले हैं टेंशन फोर्स को। किसको देखेंगे, टेंशन फोर्स। अगर यही दोनों ब्लॉक, सपोज यही दोनों ब्लॉक डायरेक्ट कांटेक्ट में है, अगर मैं इन दोनों को इस टाइप से एक रोप से या किसी स्ट्रिंग से जोड़ दूं और फिर मैं इसको ऑब्जेक्ट को ऐसे खींचूं यहाँ से इधर, या इस ऑब्जेक्ट को इधर खींचूं, तब क्या होगा, जब हम एक ऑब्जेक्ट को पुल करते हैं तो दूसरा भी उसके साथ आ जाता है। क्यों, क्योंकि इनके बीच में एक स्ट्रिंग जुड़ी है और इस स्ट्रिंग से फोर्स यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाता है ना, मतलब इस स्ट्रिंग में एक फोर्स लगता है, ठीक है, जिसको टेंशन फोर्स कहते हैं। अब हम उस फोर्स को समझते हैं कि होता क्या है टेंशन फोर्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं टेंशन फोर्स के बारे में। पेज टर्न कर लें पहले। तो स्टूडेंट टेंशन फोर्स कब लगता है, सबसे पहली कंडीशन तो ये, टेंशन फोर्स के लगने की कंडीशंस को देख लेते हैं होता क्या। चलिए पहले तो टेंशन फोर्स क्या होता है, टेंशन फोर्स तो इट इज द इंटरमोलिकुलर फोर्स। क्या होता है ये, इट इज द इंटरमोलिकुलर फोर्स। इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है ये, इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है किसमें, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ स्ट्रिंग, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ स्ट्रिंग, मतलब कोई रोप या रस्सी या कोई स्ट्रिंग है उसके मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला फोर्स जो होता है वो होता है हमारा टेंशन फोर्स। ठीक है, विच बिकम एक्टिव, ये फोर्स एक्टिव कब होता है, विच बिकम एक्टिव व्हेन
स्ट्रिंग इज स्ट्रेच, जब हम स्ट्रिंग को स्ट्रेच करते हैं, व्हेन स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड, जब हम स्ट्रिंग को स्ट्रेच करते हैं तो वहां पर ये फोर्स लगता है। मतलब समझिए कि अगर हम दो ब्लॉक को, ये से दो ब्लॉक्स हैं, अगर हम मान लो इस ब्लॉक को पुल करते हैं, ऐसे खींचते हैं ना, तो ये ब्लॉक तो चलेगा, है ना। ये ब्लॉक इस पर फोर्स लगा रहा है, इस ब्लॉक को मैंने इसे पकड़ के अपने हाथ से खींचा इधर, तो क्या होगा, ये ब्लॉक चलेगा स्टूडेंट। अगर मैंने फोर्स इतना लगाया कि जो इस बॉडी को मोशन में ला सकता है, इस बॉडी को मोशन में लाने के लिए जितना फोर्स चाहिए, अगर मैं उतना फोर्स लगा दूं तो ये बॉडी चलेगी। जब ये बॉडी चलेगी स्टूडेंट, तो क्या होगा, हम इस बॉडी को भी अपनी ओर खींचेंगे, हम इस बॉडी को भी अपनी ओर ऐसे खींचेंगे, तो ये बॉडी इस बॉडी पर एक फोर्स लगाएगी, ये बॉडी इस बॉडी पर एक फोर्स लगाएगी, उसकी वजह से क्या होगा, और ये बॉडी जो है ये अभी भी रेस्ट में है। तो हमने क्या सीख रखा है कि जब तक इस बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे, ये रेस्ट में रहती है ना। तो ड्यू टू इनर्शिया की वजह से ये बॉडी भी क्या करती है, इस पर एक अपोजिट एयर से फोर्स लगाती है, और वही फोर्स यहाँ पर कांटेक्ट तो है नहीं, तो ये फोर्स टेंशन के थ्रू लगता है ऐसे, ठीक है। और इस बॉडी में क्या होता है, एक फोर्स लगता है टेंशन फोर्स, और वो टेंशन फोर्स यहाँ से यहाँ इसके थ्रू ट्रांसमिट होता है। कैसे ट्रांसमिट होता है, ये टेंशन फोर्स इस पॉइंट से फोर्स का इस पॉइंट तक कैसे होता है, टेंशन फोर्स के थ्रू ट्रांसमिट होता है, और वो फिर नेट फोर्स इस बॉडी पर लगता है और बॉडी आगे की तरफ मोशन करती है, ठीक है। तो ये तो था नॉर्मल रेट, मतलब हमने समझ लिया ये होता है टेंशन फोर्स। तो टेंशन फोर्स मतलब जो तनाव होता है किसी रोप या रस्सी में, जिसकी वजह से हम एक से दूसरी चीज़ों को खींच पाते हैं। हम बहुत सारे काम करते हैं रोप के थ्रू स्टूडेंट, हमारे डेली लाइफ में कई सारे काम करते हैं हम रोप से, चीज़ों को ऊपर से नीचे खींचना, ठीक है ना। पहले के ज़माने, तो खैर बहुत कम हो चुका है, पहले के ज़माने में विलेजेस में ऐसे कुएं होते थे जिनके अंदर ऐसी एक पुली लगी होती थी। अभी हम पुली के क्वेश्चन भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो एक रस्सी के ऊपर ऐसे पानी की बाल्टी से पानी निकाला जाता था, ऐसे एक व्यक्ति यहाँ से खींच रहा है और उस वाटर की जो बकेट होती थी वो ऊपर आ जाती थी, है ना। तो इसमें क्या होता है, फोर्स टेंशन फोर्स लगता है स्टूडेंट। कौन सा फोर्स लगता है, इस स्ट्रिंग से कौन सा फोर्स लगता है, टेंशन फोर्स लगता है। कैसे काम करता है आप समझिए उसको, कहाँ कैसे। देखिए जब दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट को एक पर्सन अपने हाथों से ऐसे यहाँ से खींच रहा है, ये कोई व्यक्ति का हैंड है, एक व्यक्ति अपने हाथ से इस ब्लॉक को खींचना चाह रहा है, तो वो इस पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में। टेंशन फोर्स हमेशा अप्लाइड फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में लगता है स्टूडेंट। टेंशन फोर्स कहाँ लगता है, जिधर हम फोर्स अप्लाई करते हैं उसके अपोजिट में। अगर ये पर्सन ने इसको इधर खींच रहा है तो टेंशन हमेशा इससे अपोजिट इस तरफ लगेगा, ध्यान रखिएगा। तो टेंशन, ये कौन सा फोर्स है जो ये मैन लगा रहा है इस तरफ, और ये कौन सा फोर्स है, टेंशन फोर्स है। ये दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ ये ऑब्जेक्ट है, अभी ये रेस्ट में है, तो ये भी इस पर इस रस्सी को अपनी ओर खींचेगा, कन्फर्मली अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। यानी यहाँ पर दो फोर्स लगते हैं। यानी सिंपल सी बात ये समझ लेना स्टूडेंट के एक स्ट्रिंग या कोई रस्सी, स्ट्रिंग जो है जहाँ जहाँ कांटेक्ट में होती है वहाँ पर उस पर ऐसा फोर्स लगता है। इधर से ये खींच रहा है तो इसको इधर खींच रहा है। ये ऑब्जेक्ट अभी रेस्ट में है तो ये इसको इस तरफ, इसकी वेट की वजह से, ये कह लो इसके वेट या फ्रिक्शन समझ लो कि यहाँ पर इस बॉडी और यहाँ पर जो ज़मीन है इसके बीच फ्रिक्शन फोर्स लगता है, और इस फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ये बॉडी थोड़ा सा टाइम लेके चलती है या थोड़ा सा फोर्स लेती है। तो ये वो फोर्स है जो इसको चाहिए आगे जाने के लिए। तो यहाँ पर भी एक फोर्स लग रहा है, इस कॉन्टेक्ट पर इस तरफ फोर्स लग रहा है, तो टेंशन किस तरफ होगा, इस तरफ। तो ध्यान रखिएगा इस वाले क्वेश्चन में जहाँ जहाँ कॉन्टेक्ट होता है उस कॉन्टेक्ट के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। यहाँ पर ये इसको इधर खींच रहा है, टेंशन इस तरफ। यहाँ पर ये बॉडी इसको इधर खींच रही है रस्सी को, तो टेंशन इस तरफ काम करेगा। ये होता है हमारा टेंशन फोर्स स्टूडेंट, ठीक है। इट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द एंड पॉइंट, ये हमेशा एंड पॉइंट से अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। यहाँ एंड पॉइंट है, टेंशन इधर लग रहा है, ये एंड पॉइंट है, टेंशन उससे अपोजिट डायरेक्शन में ही लग रहा है। स्ट्रिंग कैसी होना चाहिए स्टूडेंट, ये जो रस्सी हम लेते हैं कैसी होना चाहिए, तो
जनरली हम जो क्वेश्चंस पढ़ते हैं ना, उनमें स्ट्रिंग को माना जाता है स्ट्रिंग मस्ट बी इनएक्सटेंसिबल, स्ट्रिंग मस्ट बी इनएक्सटेंसिबल। एक्सटेंसिबल का मतलब वो लंबी होने वाली नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने फोर्स लगाया तो वो रबर की तरह लंबी हो जाए, क्योंकि अगर वो लंबी हो गई या एक्सटेंड हो गई, एक्सटेंसिबल का मतलब एक्सटेंड होना, लंबा हो जाना, बड़ा हो जाना, अगर ये रोप को मैं यहाँ से, तो फोर्स की वैल्यू प्रॉपर नहीं जा पाते स्टूडेंट, तब है ना प्रॉपर टेंशन नहीं मिल पाता और जो हम काम करना चाहते हैं वो प्रॉपर नहीं हो पाता। इसलिए ये माना जाता है हमेशा क्वेश्चन में, है ना, और होता भी ऐसा ही। हम उन्हीं चीज़ों को स्ट्रिंग या रस्सी बनाते हैं जो एक्सटेंड हो सकते हैं। खैर दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं जो 100% इनएक्सटेंसिबल हो, बट मैक्सिमम इनएक्सटेंसिबल हो। बट हमारे क्वेश्चन हम हमेशा मान के चलेंगे कि हमारी स्ट्रिंग कैसे होना चाहिए, इनएक्सटेंसिबल, मतलब वो लंबी नहीं होगी, एक्सटेंड नहीं होगी। अगर हमने यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर है तो हमने जब फोर्स लगाया तो वो 10 से 10.5 नहीं हो जाएगी, ना ही वो 11 हो जाएगी, वो वैसी ही रहेगी। ठीक है, तो स्ट्रिंग मस्ट बी इनएक्सटेंसिबल। स्ट्रिंग कैसी होना चाहिए, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग होना चाहिए। दूसरा मासलेस स्ट्रिंग, मतलब मासलेस का ऐसा कि उसका मास बहुत ही कम हो। स्ट्रिंग मस्ट बी मासलेस। हमारे क्वेश्चन में माना जाता है कि स्ट्रिंग इज मासलेस। गिवन स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, क्वेश्चन में आएगा इनएक्सटेंसिबल, मासलेस, फ्रिक्शनलेस। तो स्ट्रिंग कैसे होना चाहिए, मासलेस होना चाहिए, फ्रिक्शनलेस होना चाहिए। ठीक है, तब हमको टेंशन प्रॉपर मिलेगा। अगर फ्रिक्शन वाले भी होते तो भी प्रॉपर टेंशन नहीं मिलता। ये कुछ कंडीशन होती है स्ट्रिंग के साथ जो फुलफिल होगी तो हमको बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं स्टूडेंट। चलिए क्लास, तो अब एक स्ट्रिंग का एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अगर हमारी स्ट्रिंग कैसी होती है, इनएक्सटेंसिबल होती है, मासलेस, फ्रिक्शनलेस होती है, तो पूरी रोप में एक जैसा टेंशन होगा स्टूडेंट। कैसा होगा, रोप में, पूरी रोप में एक जैसा टेंशन होगा। फॉर एग्जांपल आपको एक केस बताता हूं मैं। ये कोई इस टाइप की सिचुएशन हम लोग देखेंगे। अभी एक ब्लॉक है जो किसी टेबल या किसी चीज़ पर रखा हुआ होगा, है ना। इसको एक रूप से, है ना, जैसे पुली है, इसके ऊपर रखा हुआ है, इसका इससे कोई मतलब नहीं है। और हमने यहाँ एक और ब्लॉक रख रखा है ना। तो इसमें जो टेंशन होगा ना, अगर ये स्ट्रिंग कैसी है, अगर ये स्ट्रिंग हमारी एक जैसी है तो इसमें जो टेंशन होगा, पहली बात तो टेंशन की डायरेक्शन समझो। अगर यहाँ पर जॉइंट है, थोड़ी देर के लिए समझ लो कि यहाँ पर जॉइंट है, एक कनेक्शन तो यहाँ पर होगा, तो टेंशन इस तरफ लगेगा और टेंशन यहाँ से इस तरफ लगेगा, लेकिन ये टेंशन बराबर होगा। अगर ये पूरी पुली एक जैसी है, कैसी है, सॉरी पुली का नाम है, अगर हमारी पूरी स्ट्रिंग एक जैसी है तो यहाँ पर भी टेंशन वैसा होगा। और इधर ये जहाँ पर कॉन्टैक्ट स्टूडेंट, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये बॉडी इसको नीचे खींचेगी तो टेंशन कहाँ लगेगा, इससे ऊपर की डायरेक्शन में टेंशन लगेगा। तो ये पूरी पुली में एक जैसा टेंशन होगा। कब, जब ये स्ट्रिंग हमारी इनएक्सटेंसिबल है, मासलेस और फ्रिक्शनलेस है। सेकेंड कंडीशन स्टूडेंट, अगर ये हमारी पुली मासलेस तो है लेकिन इसमें थोड़ा सा फ्रिक्शन हो रहा है, तो फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा कि ये पुली यहाँ पर ये जो रोप है या स्ट्रिंग यहाँ पर कांटेक्ट में है, तो इसके बाद क्या होगा, इस तरफ का टेंशन और इस तरफ का टेंशन बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पर कांटेक्ट हो रहा है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन की वजह से फोर्स की वैल्यूज थोड़ी चेंज होंगी। तो यहाँ के टेंशन को T1 मान लो, तो इस तरफ कितना फोर्स लगेगा, T1, क्योंकि यहाँ से फ्रिक्शन हो रहा है, फ्रिक्शन के इधर का हिस्सा अलग और फ्रिक्शन के इधर का हिस्सा अलग, तो ऐसे हम अलग अलग, फिर टेंशन बदल जाएगा। इन दोनों के बीच का टेंशन डिफरेंट होगा और इन दोनों के बीच का टेंशन डिफरेंट होगा। लेकिन अगर आपकी स्ट्रिंग कैसी है, इनएक्सटेंसिबल है, ठीक है, तो वो मासलेस है, तो उनके बीच का फ्रिक्शन कैसा होता है, तो उनके बीच का टेंशन एक जैसा होता है। ये हमने दूसरी कंडीशन देख ली है। ठीक है,
और अगर हमारी पुली मासलेस नहीं है, पुली नाम आता है बार बार, हमारी स्ट्रिंग अगर मासलेस नहीं है तो हर पॉइंट पर टेंशन बदल जाता है। यहाँ पर कुछ और टेंशन होगा, यहाँ पर T2 है तो यहाँ पर कुछ और टेंशन होगा। अगर मास वाली पुली है, मतलब रस्सी जो है इसमें कोई ना कोई वेट है, तब जैसे जैसे हम जाएंगे अलग अलग जगहों पर, हर कांटेक्ट पर फोर्स बदल जाएगा। यहाँ पर कुछ और टेंशन होगा, यहाँ पर कुछ और टेंशन होगा। यहाँ पर T1 है, T2 है, T3 है, तो मान लो हो सकता है यहाँ पर T4 टेंशन हो। कब? जब इसके अंदर कोई ना कोई मास हो। स्ट्रिंग में मास नहीं है, मास लेस है, हल्की है, तो सब जगह एक ही टेंशन होगा। तो हमको तो यही मान के चलना हमारे ज़्यादातर क्वेश्चन में कि टेंशन एक जैसा है। पुली में टेंशन कैसा है स्टूडेंट? सेम है। अब हम इसके क्वेश्चन कर लें। तो मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। जब तक मैं डायग्राम बना रहा हूँ तो स्टूडेंट हमारी एनसीईआरटी बुक जो है क्लास 11th एनसीईआरटी, उसका एक क्वेश्चन है 5.15 जो सेम वे का है क्वेश्चन है। 2 बॉडीज ऑफ मासेस, यहाँ पर 2 बॉडीज दी हैं 10 kg और 20 kg की, केप्ट ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, मतलब एक स्मूथ सी सरफेस है, इस पर रखे हुए हैं। एंड आर टाइड मतलब बंधे हुए हैं, दोनों जो हैं टाइड टू द एंड्स ऑफ अ लाइट स्ट्रिंग। एक लाइट स्ट्रिंग बोला ना स्टूडेंट, लाइट यानी मासलेस, जिसका मास नहीं है। तो जो मैंने क्या बताया कि जो पहली स्ट्रिंग मानी उसी तरीका क्वेश्चन है। तो एक लाइट स्ट्रिंग है, उससे ये बंधे हुए हैं, और हॉरिजॉन्टल फोर्स F 600 न्यूटन का कुछ फोर्स हम लगा रहे हैं, है ना। हमको 600 न्यूटन का फोर्स लगाना है। हम A पर अप्लाई करेंगे और B पर करेंगे। अलोंग द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे। देन व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग इन ईच केस, अगर ए पर फोर्स अप्लाई करूं और बी पर करूं तो हमारे बीच की जो स्ट्रिंग है उसका टेंशन फोर्स कैसा होगा या कितना होगा, या दोनों केस में अलग अलग होगा या सेम होगा, ये हमें फाइंड करना है। स्टूडेंट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। मैं कुछ और क्वेश्चन लिख रहा था, फिर मैंने सोचा एनसीईआरटी का करवा देता हूँ तो आपको स्कूल में भी हेल्प हो जाएगी। क्या बोला है? 2 मासेस है, पहला 2 बॉडी है, पहला बॉडी का मास है 10 kg, इसको नाम दिया A, जो कहाँ रखे हुए हैं? एक स्मूथ सरफेस के ऊपर। तो एक बड़ी बॉडी है जिसका मास है 20 kg, जो है हमारी बॉडी नंबर B। दोनों एक रोप या एक किसी स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं। उन्होंने बोला A पर फोर्स लगाओ या B पर लगाओ, ठीक है। तो सपोज हम पहले A पर 600 न्यूटन का फोर्स बोला उन्होंने, हमने A बॉडी पर F 600 न्यूटन का फोर्स लगाया। जब आपने फोर्स इस तरफ लगाया तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन इसी तरफ होगा, ठीक है, आपका एक्सेलरेशन इसी तरफ होगा। आपने इस तरफ फोर्स लगाया तो टेंशन हो गया इस तरफ, लेकिन ये बॉडी भी क्या करेगी? ड्यू टू इनर्शिया, ड्यू टू स्मॉल फ्रिक्शन, मतलब भले ही ये कह रहे हैं कि ये सरफेस फ्रिक्शन लेस है, बट फिर भी हल्का सा फ्रिक्शन तो होता है, मतलब कुछ ना कुछ फोर्स से ये बॉडी इस स्ट्रिंग को अपनी ओर खींचेगी ही खींचेगी। इसके मास, तो इस पर टेंशन इस तरफ भी लगता है, ध्यान रखना, ये हमेशा टेंशन की वैल्यू है, इन दोनों के बीच में लगने वाले टेंशन की वैल्यू है, ठीक है। तो पहले तो हम एक्सेलरेशन फाइंड कर लें, क्योंकि एक्सेलरेशन फाइंड होगा तो बहुत आसान काम हो जाएगा। सो हियर F इज इक्वल्स टू M है। फोर्स कितना लग रहा है? 600 न्यूटन। नेट फोर्स, मतलब फोर्स तो 600 न्यूटन लग रहा है, और ये 600 न्यूटन का फोर्स कितने मास को अपने साथ ले जा रहा है? 10 और 20, 30 किलोग्राम मास को अपने साथ ले जा रहा है। तो मास कितना लिखूंगा मैं यहाँ पर? 30, और A मुझे फाइंड करना है। तो 600 ये डिवाइड में आ जाएगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन ही आ गया, ठीक है। ये क्यों फाइंड करना पड़ा? क्योंकि हमको इसके बीच में टेंशन निकालना है ना। और अब टेंशन निकालना है तो सिंपल सा केस हो गया स्टूडेंट, नेट फोर्स है ना। हम क्या निकालेंगे? इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, इसका या इसका, जिसका भी चाहो बना लो। इस वाले क्वेश्चन में ज़्यादा आसानी से हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी का भी बनाओ, आंसर तो हमारा आ जाएगा। हम यहाँ पर इसका FBD बनाते हैं। सो फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है,
ऑफ ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए। देखिए ए पर लगने वाले फोर्सेस, ये फोर्स इधर लग रहा है, वैल्यू यहाँ लिखी है ऊपर, बाद में देखेंगे, क्योंकि वो एक ज़मीन के ऊपर रखा हुआ है स्टूडेंट, है ना, मतलब किसी सरफेस पर रखा हुआ है तो उसका वेट तो लगेगा mg। हमको यहाँ उससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो ज़मीन पर रखा हुआ है, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन आएगा, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। इधर एक फोर्स लग रहा है, देखिए कौन सा, इधर फोर्स लग रहा है टेंशन। कौन सा लग रहा है, इस तरफ टेंशन फोर्स लग रहा है, तो ये हो गया हमारा टी फोर्स। लेकिन फिर भी हमने क्या देखा, हमारा नेट फोर्स किस तरफ है, इस तरफ ही फोर्स है, मतलब एक्सीलरेशन बॉडी में किस तरफ हो रहा है, इस तरफ हो रहा है, क्योंकि फोर्स नेट किस तरफ है, इस तरफ। बॉडी में जब एक्सीलरेशन जिस तरफ होता है वो वाला फोर्स बड़ा होता है, इतना समझ लेना स्टूडेंट। तो बॉडी में इस तरफ ही फोर्स ज़्यादा होगा, तो ये वाला फोर्स बड़ा होगा। अगर इस वाले एफ फोर्स में से मैं ये वाला फोर्स माइनस कर दूँ, सिंपल सी बात है स्टूडेंट, हम देखते हैं या तो एक्स की डायरेक्शन के फोर्सेस को देखते हैं और वाई की डायरेक्शन के। एक्स की डायरेक्शन के दोनों फोर्स हमको पता है, जितना ये होता है उतना ये दोनों बराबर होते हैं, इसलिए ना वो बॉडी ऊपर जा रही है ना ही नीचे। लेकिन बॉडी इस तरफ जा रही है, मतलब ये वाला फोर्स ज़्यादा होगा और ये कम। तब नेट फोर्स निकालने के लिए एफ में से टी को माइनस किया जाता है। तो इक्वेशन क्या बनेगी, एफ माइनस टी इज इक्वल टू नेट फोर्स, एफ नेट। एफ नेट क्या होगा, इस बॉडी का मास कितना है, इस बॉडी का मास है 10 kg, तो एफ नेट मतलब वही फोर्स, एफ बराबर एम ए वाला फोर्स, तो वही होता है हमारा मास इंटू एक्सेलरेशन यहाँ। लेकिन हम सिर्फ एक ही ब्लॉक की बात कर रहे हैं अभी, 10 वाले की, तो यहाँ पर मास हो गया हमारा 10, एक्सेलरेशन कितना है स्टूडेंट 20, तो ये हमारा नेट फोर्स हो गया। एफ कितना दिया था क्वेश्चन में, 500 न्यूटन का फोर्स लगाया हमने, माइनस टी है, इस टी को निकालना है, तो ये माइनस से इधर आएगा, तो टी क्या बन जाएगा स्टूडेंट, माइनस से प्लस, सॉरी क्वेश्चन 600 न्यूटन दिया है क्वेश्चन में, गलती से 5 हो गया, 600 न्यूटन, तो ये माइनस से आएगा इधर प्लस टी। देखो 20 10 जा 200, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस से इधर आएंगे तो प्लस से माइनस बन जाएंगे। तो जो टेंशन है वो हमारा हो जाएगा 600 माइनस 200, 400 न्यूटन का टेंशन फोर्स है क्लास। क्लियर है क्लास, ये हमारा 400 न्यूटन का टेंशन फोर्स है, ठीक है। अब एक और बात जो उन्होंने बोली है कि अगर हम इधर फोर्स ना लगा के अगर इस तरफ फोर्स लगाएं तो भी क्या होगा स्टूडेंट, टेंशन सेम ही आएगा स्टूडेंट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए क्योंकि आप ध्यान से देखिए, अगर मैं इस पर इस तरफ फोर्स लगाता हूँ तब भी हमारा एक्सेलरेशन तो वही आएगा 600, क्योंकि फोर्स तो 600 ही लग रहा है, इधर से लगाओ चाहे इस तरफ लगाओ, और मास भी वो उतना ही ले जाएगा 20 और 10 30, मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम आएगी। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम आएगी तो ध्यान देना टेंशन भी सेम आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो यहाँ आप लिख लीजिए, इन बोथ केसेस टेंशन विल बी सेम, बस इतना सा लिख लीजिए, इन बोथ केसेस टेंशन विल बी सेम, टेंशन सेम ही होगा, ठीक है। लिख देते हैं वो आंसर, इन बोथ केसेस टेंशन विल बी सेम। ऐसा क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन दोनों साइड सेम आएगा, है ना, सेम फोर्स लग रहा है, अगर फोर्सेस चेंज होता तो शायद टेंशन चेंज हो जाता। तो क्लास ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन हमने देख लिया, ठीक है। बट हम एक और क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर एटलीस्ट 3 ब्लॉक हों, ऐसे 3 ब्लॉक बने हों और उनमें 2 रोप हो, ठीक है, जिससे हम अलग अलग प्रकार के टेंशन फाइंड करना सीखेंगे। चलिए इस पेज को चेंज करके न्यू पेज ले लेते हैं हम लोग, ठीक है क्लास, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन ये स्टूडेंट मैंने क्वेश्चन टाइप मतलब लिख लिया है, क्योंकि लिखने में काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए हम वीडियो को छोटा रखने के लिए क्वेश्चन पहले से लिख लेते हैं। इन द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर, एक ये डायग्राम देखिए आप इसमें, द स्ट्रिंग आर, ये 2 जो स्ट्रिंग दिख रही हैं ये लाइट है और इनएक्सटेंसिबल है, क्वेश्चन में दिया रहता है स्टूडेंट, इसलिए मैंने आपको बोला था। सरफेस ओवर विच ब्लॉक्स आर प्लेस्ड, ऐसी सरफेस जिस पर ये ब्लॉक रखें, ये नीचे कोई सरफेस है, टेबल हो सकता है, ज़मीन हो सकती है, ये किसी की छत हो सकती है, ये सरफेस कैसी है, स्मूथ है। स्मूथ इसलिए लिखते हैं कि इसमें ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं होता है ना,
फिर भी स्मॉल फ्रिक्शन तो होगा स्टूडेंट, ऐसा तो नहीं। हमको फाइंड करना है एसिलरेशन इन ईच ब्लॉक, हर एक ब्लॉक में कितना एसिलरेशन होता है। तो ये एक चीज़ तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि एसिलरेशन ऑलवेज सेम ही होता है। अगर हमारी स्ट्रिंग कैसी है, लाइट और इनएक्सटेंसिबल, जो कि हमने दे रखा है, इसलिए ये चीज़ तो ध्यान रखना, जहाँ भी लाइट और इनएक्सटेंसिबल दिया है तो हमारे जो भी ये फोर्सेज, जो भी इनके एसिलरेशंस होंगे वो इक्वल होंगे। और दूसरा, टेंशन इन ईच स्ट्रिंग, और इन दोनों स्ट्रिंग, क्योंकि दो स्ट्रिंग है यहाँ पर, एक ये जो इन दोनों को कनेक्ट कर रही है और एक ये जो इन दोनों को, मैंने इसलिए 3 वाला एग्जाम्पल लिया कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, 2 स्ट्रिंग है तो 2 टेंशन होंगे। पहला इनके बीच वाला टेंशन जिसको आप T1 मान लीजिए, एक टेंशन वर्क करेगा इन दोनों के बीच में। टेंशन हमेशा कांटेक्ट से अपोजिट डायरेक्शन लगता, समझा चुका हूं कि यहाँ पर कांटेक्ट है तो टेंशन इधर लगेगा, यहाँ पर कांटेक्ट है तो टेंशन इधर लगेगा। तो ये हमारा कौन सा हो गया, टेंशन T2। क्लियर है। अब हमको फाइंड करना है सबसे पहले एसिलरेशन। तो एसिलरेशन के लिए तो टोटल मास लिख लीजिए, एक पार्ट जो आप सॉल्व करेंगे। तो टोटल मास कितना हो गया स्टूडेंट, आपको कितना मास अपने साथ कैरी करना है, आप 4, 2, 6 और 1, 7 kg मास टोटल कैरी करके ले जा रहे हो। राइट और रॉन्ग, बिल्कुल सही है। आप 7 kg मास को अपने साथ ले जाओगे, 4, 2, 6 और 1, 7 kg दिख रहा है आपको, 7 किलोग्राम मास को ये फोर्स अपने साथ खींच के ले जाएगा। तो इसमें कितना एसिलरेशन होना चाहिए स्टूडेंट, तो इसके अंदर जो एसिलरेशन होगा उसके लिए F बराबर ma, सेकेंड लॉ। फोर्स दिया है हमको 14 न्यूटन के फोर्स से, हम इस पूरे अरेंजमेंट को 14 न्यूटन के फोर्स से खींच रहे हैं। तो F की जगह 14 न्यूटन, मास दिया है 7 kg, फाइंड करना है एसिलरेशन। तो 7 मल्टीप्लाई का 14 मल्टीप्लाई का 7 कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई का 7 जाएगा आपके डिवाइड में। तो एसिलरेशन कितना आ गया स्टूडेंट्स, एसिलरेशन विल बी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इट इज इक्वल फॉर ऑल, ये सभी के लिए इक्वल होगा, क्योंकि बता चुका हूं, क्योंकि आपकी स्ट्रिंग कैसी है, लाइट एंड इनएक्सटेंसिबल, तब ये सेम ही होगा। चलिए ये काम हमारा फिनिश हुआ। अब हमें निकालना है टेंशन, तो हमें फ्री बॉडी डायग्राम की जरूरत पड़ेगी स्टूडेंट। ठीक है, हम इस बॉडी का बनाए, इस बॉडी का, किसी का भी, हमको 2 चीजें निकालना है, T1 और T2। T1 T2 निकालने के लिए 2 हमको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेंगे, और बहुत आसान है, आपके सामने दिख रहा है फ्री बॉडी डायग्राम। सपोज मैं इस पहले ऑब्जेक्ट का FBD बनाता हूं, तो कैसा होगा, हम लिख लेते हैं यहाँ पर FBD ऑफ 1 kg ब्लॉक। 1 kg ब्लॉक का FBD कैसा होगा, ये 1 kg का ब्लॉक, वेट लिखो खाली यहाँ पर W और N, इसको W1 नाम दे दो, इसको N1 नाम दे दो, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करे हुए हैं, है ना। इधर लग रहा है 14 न्यूटन का फोर्स, साफ साफ दे रखा है। और दूसरा टेंशन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन T1, देख लीजिए T1 इधर है, तो ये इसकी डायरेक्शन यहाँ बना दीजिए, ये हो गया आपका T1। इन सब के बावजूद स्टूडेंट हमारी बॉडी किस तरफ जा रही है, इस तरफ, क्योंकि क्वेश्चन में एसिलरेशन इस तरफ दिया है, मतलब ये वाला फोर्स इस टेंशन फोर्स से बड़ा होगा, क्योंकि अगर ये दोनों फोर्स बराबर होते हैं ना तो ये बॉडी कहीं नहीं जाती, रेस्ट में रहती। लेकिन अगर हमारी बॉडी में एसिलरेशन इस तरफ हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, हमारी बॉडी में एसिलरेशन हो रहा है, इसका मतलब, इसका मीनिंग यही है कि हमारी बॉडी का नेट फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब बड़ा फोर्स ये है। इस फोर्स में से इस वाले फोर्स को माइनस कर दूंगा मैं, 14 न्यूटन में से ये टेंशन फोर्स माइनस कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस बॉडी पर नेट फोर्स कितना लग रहा है। हम उसी का यूज करते हैं यहाँ पर। चलिए एक लाइन ड्रॉ करके हम इस साइड में सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए एफ नेट जो है वो यहाँ कितना होगा, एफ नेट जो है वो यहाँ पर होगा 14 न्यूटन माइनस T1। एफ नेट होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। इस बॉडी का मास कितना दे रखा है 1 kg, तो इसकी जगह हम फॉर्मूला वही लगाते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन वाला, क्योंकि एफ फोर्स है, फॉर फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन। आप किस ब्लॉक को खींच के ले जा रहे हो, आप 1 kg के ब्लॉक को खींच के
ले जा रहे हैं। तो यहाँ पर मास इंटू एक्सेलरेशन में क्या आएगा, 1 kg का ब्लॉक, एक्सेलरेशन कितना फाइंड किया 2, तो 1 इंटू 2, तो ये हो गया आपका 14 माइनस T1 निकालना है, माइनस से इधर आएगा प्लस T1, ये 14 रहेगा, 2 1 जा 2, इस तरफ आएगा तो माइनस का 2, तो T1 की वैल्यू आ गई 12 न्यूटन, क्योंकि टेंशन भी एक टाइप का फोर्स ही होता है। क्लियर है क्लास? कोई प्रॉब्लम है हमको? बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट हमको फाइंड करना है सेकेंड मतलब T2। तो इसके लिए हम चाहे तो इसका FBD बना ले या इसका, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप इससे भी निकाल सकते हो, इससे भी। FBD आपने अगर सही बनाया तो आप किसी से भी करो, आंसर गलत नहीं होगा। चलिए हम FBD बनाते हैं किससे, इन क्वेश्चन से। पहले डायग्राम कहता है, अब हम यहाँ लिख लेते हैं फिर से, FBD ऑफ 2 kg ब्लॉक। 2 kg ब्लॉक का FBD क्या होगा, ये आपका 2 kg का ब्लॉक, उसका वेट W2 नीचे, उसका नॉर्मल रिएक्शन N2 ऊपर, दोनों ने एक दूसरे को बराबर कर लिया, बात खत्म हो गई। इस तरफ क्या फोर्स लग रहा है, इस तरफ फोर्स लग रहा है T1। देखिए आप जरा डायग्राम को देखिए, क्या फोर्स लग रहा है यहाँ पर, इस तरफ T1 और इस तरफ T2। लेकिन फिर भी आपकी बॉडी किस तरफ जा रही है, आपकी बॉडी फिर भी इस तरफ जा रही है ना, क्योंकि हमने देखा एक्सेलरेशन निकला इस क्वेश्चन का कितना 2, और एक्सेलरेशन उसी तरफ होता है जिधर फोर्स है, तो इस तरफ फोर्स लग रहा था, एक्सेलरेशन इसी तरफ होगा, मतलब बॉडी ऑलरेडी इसी तरफ मूव कर रही है। मतलब बॉडी में जो नेट फोर्स लगेगा, नेट फोर्स की डायरेक्शन यही होगी, और जिस तरफ नेट फोर्स की डायरेक्शन होती है वो वाला फोर्स बड़ा होता है, तो T1 फोर्स जो है वो बड़ा होगा T2 से। तो अब हम क्या करेंगे, T1 माइनस T2 करके क्या निकाल लेंगे, हमारा नेट फोर्स। बस यही एक फॉर्मूला है जो याद रखिएगा। नेट फोर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, नेट फोर्स निकालने के लिए हम जिस तरफ नेट फोर्स लगता है वो वाला फोर्स बड़ा होता है, तो इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। तो एफ नेट यहाँ पर क्या होगा, इस कंडीशन में एफ नेट होगा फिर से T1 माइनस T2। एफ नेट निकालने का वही तरीका, मास, अब हम 2 kg के मास ब्लॉक को ले जा रहे हो, तो 2 kg का मास होगा 2, नेट फोर्स कितना है, नेट फोर्स हमारा एफ नेट का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास रख दिया मैंने इस बॉडी का 2 ग्राम 100 किलोग्राम, एक्सेलरेशन 2, वैल्यू 2 रखो। T1 हमने फाइंड कर लिया 12 न्यूटन, यहाँ रख दो 12। T2 कितना है पता नहीं, वही तो फाइंड करना है। माइनस का T2 इधर आएगा तो क्या बनेगा, प्लस का T2, ये कितना है 12, 2 2 जा 4, ये प्लस से इधर आएगा तो बनेगा माइनस। तो T2 की वैल्यू आपके लिए आ गई 12 माइनस 4 8 न्यूटन। तो क्लास हमने बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को क्लियर कर लिया, समझ गए आप। चलिए क्लास पेज को टर्न करें। स्टूडेंट सेम हमने एक स्ट्रिंग का क्वेश्चन ले लेंगे, इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको एयर में ले रहे हैं। मतलब एयर का मतलब अब इसको हम ज़मीन से नहीं खिसका रहे हैं, हम इसको एयर में लेंगे, है ना। 2 blocks of masses 4 and 2 kg are attached by an inextensible light string as shown in the figure। बताता हूँ फिगर कैसा है। इस टाइप से एक 4 kg मास है, सॉरी नीचे 2 kg है, और इससे ऊपर की तरफ इसे 4 kg का मास है। ये दोनों एक स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं। किससे बंधे हुए हैं, एक स्ट्रिंग से। और हम किसी भी तरीके से इसको यहाँ से ऐसे खींच रहे हैं, हम इस पर एक फोर्स लगा रहे हैं, वो कैसे लगा रहे हैं हमको उससे मतलब नहीं है। हमको ये फोर्स क्वेश्चन में दे रखा है, 120 न्यूटन के फोर्स से मैं इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ खींच रहा हूँ, ठीक है। ये लिखा है शोन इन द फिगर। यहाँ तक हम क्वेश्चन पढ़ चुके हैं जैसा कि डायग्राम में क्वेश्चन दिया है। बोथ द ब्लॉक्स आर पुल्ड वर्टिकली अपवर्ड, दोनों ब्लॉक को हम ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, है ना। यहाँ कोई ज़मीन वाला कांटेक्ट नहीं है। बाय अ फोर्स ऑफ 120 न्यूटन, मैंने 120 न्यूटन का फोर्स लगाया जिससे इस ब्लॉक को मैं ऊपर की तरफ खींच रहा हूँ। मुझे एक्सेलरेशन निकालना है ब्लॉक में और टेंशन निकालना है, ठीक है स्टूडेंट। एक्सेलरेशन और टेंशन दोनों बहुत आसानी से निकल जाएंगे। तो क्लास
पहले तो आपको FBDs बनाना पड़ेंगे दोनों चीज़ों के, और FBD बनाने के बाद वन टाइम में आंसर नहीं आएगा, 2 इक्वेशन बनेगी यहाँ पर, है ना, और उससे हम लोग फाइंड करेंगे। पहले तो आप सीख लो कि इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले इसका वेट W नीचे काम कर रहा है, इस बॉडी का वेट W नीचे की तरफ वर्क कर रहा है। पहला ऑब्जेक्ट है तो W1 नाम दे दो भले ही चाहो तो, और वो होगा 2 × 10, क्योंकि वेट W का फॉर्मूला होता है मास इंटू ग्रेविटी। ग्रेविटी G की वैल्यू मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 दे रखी है, तो वेट हो जाएगा mg। फॉर्मूला होता है स्टूडेंट वेट का W बराबर mg, ध्यान रखना हमेशा। तो 2 × 10 = 20, तो 20 न्यूटन का फोर्स नीचे लग रहा है, इसका वेट, इसी वजह से इसमें एक टेंशन लग रहा है ऊपर की तरफ, और यहाँ पर भी वही टेंशन है। तो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट का डायग्राम, देखिए सिंपल सी बात है स्टूडेंट, 120 न्यूटन का फोर्स ऊपर लग रहा है, तो यही मान के चलिए अभी कि आपका एक्सीलरेशन ऊपर ही होगा। ये तो डेफिनेट है, ये डेफिनेट है कि आपका एक्सीलरेशन कहाँ होगा, ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, हमको दोनों ही ऑब्जेक्ट के क्या बनाना है, हमको दोनों ही ऑब्जेक्ट के फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, और हम इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको फाइंड करना है एक्सीलरेशन। चलिए एक्सीलरेशन करने के लिए देखिए, एक्सीलरेशन का टोटल अगर हम लगाएं, हम ये मान के चलें कि पूरा एक ही ब्लॉक मान के चलिए, है ना, तो हम ये मान के चलिए कि हमारा जो फोर्स है वो कितने पार्ट को ऊपर लेकर जा रहा है। हमारा जो फोर्स है वो 4 और 2 6 kg मास को ऊपर की तरफ पुल कर रहा है। कितने मास को ऊपर पुल कर रहा है स्टूडेंट, 6 kg मास को ऊपर पुल कर रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या कंडीशन है कि जो 6 kg मास लटका हुआ है, इस 6 kg मास का वेट भी नीचे की तरफ काम कर रहा होगा। 2 तरीके हैं, मैं दोनों ही सिखाऊंगा आपको कैसे कर सकते हो। पहला तरीका थोड़ा सा आसान हल्का, दूसरा हल्का सा मुश्किल, मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा लेंथी है। ठीक है, इस कंडीशन में ये मान के चलो आप कि ये दोनों जो है ना एक ही समझ लो, क्योंकि ये स्ट्रिंग कैसी है, लाइट इनएक्सटेंसिबल है, मतलब इसमें टेंशन बराबर होगा। कुल मिला के नीचे कितना वेट लग रहा है, आप कितने वेट को अपने साथ लेके जा रहे हो, आप 4 और 2 6 kg वेट को ऊपर लेके जा रहे हो, है ना। तो अगर मैं अभी जो मैंने यहाँ एग्जांपल समझाया कि टोटल वेट नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा होगा, नीचे की तरफ लग रहा होगा, टोटल वेट जो नीचे काम कर रहा है, ये रफ में करने की चीज़ें हैं, मैं समझा रहा हूँ सिर्फ आपको। टोटल वेट 4 kg और 6 kg को मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, लेकिन दोनों मास है तो दोनों का वेट नीचे काम करेगा, तो टोटल नीचे जो वेट लगने वाला है वो लगेगा 6 kg वेट, और g की वैल्यू होती है 10, क्योंकि w वेट बराबर होता है मास इंटू ग्रेविटी, यानी 60 न्यूटन का फोर्स नीचे की तरफ काम कर रहा है ना, 60। फिर भी हमारा फोर्स ऊपर कितना लग रहा है, 120, मतलब ऊपर का फोर्स ज़्यादा है, तो बॉडी कहाँ जाएगी, बॉडी ऊपर की तरफ ही जाएगी स्टूडेंट्स। ठीक है, क्योंकि 2 फोर्स हमको यहाँ पता है, एक फोर्स जो वेट नीचे लग रहा है और एक फोर्स ऊपर 120। अगर मैं यहाँ 60 न्यूटन का फोर्स लगाता ना तो बॉडी कहीं नहीं जाती, एक्सेलरेशन 0 होता। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं। तो F net इज इक्वल टू F माइनस W। F जो ऊपर वेट लग रहा है, W जो इनका वेट नीचे लग रहा है ना। यहाँ पर F और W क्या है, यहाँ पर लिख लो W इज इक्वल टू नेट वेट ऑफ, वेट मतलब उसका फोर्स जो होता है ना, W बराबर mg, नेट वेट ऑफ 2 ब्लॉक्स। यहाँ W क्या है, नेट वेट है दोनों ब्लॉक का, है ना। F नेट निकालने का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन। आप कितने मास को अपने साथ खींच के ले जा रहे हो, 4 + 2 6 kg मास को। इसमें कितना एक्सेलरेशन हो रहा है पता नहीं, तो हमने एक्सेलरेशन को क्या मान लिया है, a मान लिया है। कितना वेट ऊपर लेके जा रहे हो आप ऊपर, सॉरी आपको कितना फोर्स लगाया आपने, 120 न्यूटन का आपने फोर्स लगाया ऊपर की तरफ। वेट कितना नीचे ले जा रहे हो, सॉरी वेट जो है कितना लग रहा है इसका, 4 + 2 6 kg × 10, जो मैंने यहाँ आपको दिखाया था अभी। ठीक है, क्योंकि वेट बराबर होता है मास इंटू ग्रेविटी mg। मास टोटल में लेकर जा रहा हूँ अपने साथ 4 + 2 6 × g की वैल्यू 10। 120 6 10 जा होता है 60, 6 10 जा 60, 120 में से ये 60 माइनस करूंगा तो आंसर आएगा 60। ये 6 और a के बीच में मल्टीप्लाई है, ये जाएगा डिवाइड में, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू जो आ जाएगी
वो आ जाएगी 10, यानी ए का आंसर आ गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एसिलरेशन हो रहा है भैया हमारे ब्लॉक्स में। कितना एसिलरेशन हो रहा है? 10 मीटर पर सेकेंड का एसिलरेशन हो रहा है। दूसरा सेकेंड वे क्या है स्टूडेंट? सेकेंड वे है कि हम लोग इन दोनों के FBD बना लें। दोनों के क्या बना लें? FBD बना लेंगे तो कुछ इक्वेशंस बनेंगी। क्या बनेगी? कुछ इक्वेशन। FBD से क्या होगा? थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा क्वेश्चन, एसेलरेशन फाइंड करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना। मैं वो तरीका भी आपको बता देता हूँ, वो तरीका क्या है। बाकी ये बेस्ट वे है, सबसे इजी और आसान वे है। अब एसेलरेशन के बाद हम किसी भी एक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, इसका बनाएं चाहे इसका, तो हमको टेंशन की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, चलिए पहले हम टेंशन निकाल लेते हैं, फिर हम सेकंड तरीके की बात करेंगे। टेंशन निकालने के लिए मुझे क्या करना है? किसी भी एक का FBD बनाना है, तो FBD इसका बनाओ, ज़्यादा आसान है। इस बॉडी का FBD कैसा बनेगा? यहाँ पर देखिए, ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका, इस पर ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है? टेंशन। नीचे क्या लग रहा है इसका? वेट W1, जो मैंने कितना फाइंड कर रखा है? 20 न्यूटन का वेट इस पर नीचे लग रहा है। लेकिन हमको क्या पता है कि बॉडी का एसिलरेशन ऊपर हो रहा है। बॉडी में एसिलरेशन कहाँ हो रहा है? ऊपर की तरफ, यानी बड़ा फोर्स कौन सा होगा? जिधर एसिलरेशन हो रहा है, यानी बड़ा फोर्स है टेंशन। बड़ा फोर्स कौन सा है? हमारा टेंशन वाला फोर्स बड़ा होगा, ग्रेटर होगा। क्यों? क्योंकि ये फोर्स कहाँ लग रहा है? नेट फोर्स जिस तरफ लगता है वो फोर्स बड़ा होता है। ऊपर एसिलरेशन है तो ये वाला फोर्स ग्रेटर, ये स्मॉलर। चलिए स्टार्ट करें। सो क्लास यहाँ पर देखिए आप, बहुत इजी सा काम है हमारा। तो फिर से वही फॉर्मूला स्टूडेंट, F नेट क्या होता है? जो एसिलरेशन प्रोड्यूस करता है। एसिलरेशन कितना हो रहा है? A। आप किस ऑब्जेक्ट को खींच के ले जा रहे हो? आप उस ऑब्जेक्ट को खींच के ले जा रहे हो जिसका मास 2 kg है, बाद में यूज़ करेंगे। ऊपर है टेंशन T, नीचे लग रहा है 20 न्यूटन का फोर्स। F नेट होता है मास इंटू एसिलरेशन। आप 2 kg के ऑब्जेक्ट को ले जा रहे हो, एसिलरेशन आपने निकाल लिया 20, इज इक्वल्स टू T। ये माइनस के 20 को अगर इस तरफ लाऊं तो माइनस से बनेगा प्लस का 20। तो नेट टेंशन कितना हो जाएगा? 20 प्लस 10 टू द 20, तो नेट टेंशन कितना हो जाएगा? टेंशन हो जाएगा 20 प्लस 20, 40 न्यूटन का टेंशन इसमें लग रहा है क्लास। ठीक है क्लास, तो ये हमने समझ लिया पहला वे। दूसरे वे में हम क्या करते हैं? दोनों ही स्टूडेंट सेकेंड वे के लिए पीछे पेज चला गया है, तो हम एक बार फिर से डायग्राम बना लें। बहुत इजी सा था। 4 kg का ऑब्जेक्ट था, 120 न्यूटन ऊपर, एसिलरेशन ऊपर की तरफ हो रहा था। एक स्ट्रिंग से हमने 2 kg का मास और नीचे लटका रखा था, ठीक है, जिसका वेट 20 न्यूटन नीचे काम कर रहा था। और इसमें ऊपर टेंशन, नीचे टेंशन, सॉरी ऐसा और ऐसा, थोड़ा मिस्टेक हो गया गलती से। ये नीचे टेंशन और ये ऊपर, जहाँ अटैच होता है उससे अपोजिट, यहाँ अटैच है इससे अपोजिट टेंशन हो गया। हम दोनों के क्या बनाएंगे? दोनों के FBD बनाएंगे। पहले वाले का FBD क्या है? इट्स अ सेकेंड वे। इसको दूसरा तरीका बोलना है स्टूडेंट, इट्स अ सेकेंड वे। तो ये हमारा दूसरा तरीका है, सेकेंड वे। इसमें हम क्या करेंगे? सिर्फ FBDs बनाएंगे। FBD ऑफ 4 kg ब्लॉक। 4 kg ब्लॉक का FBD देखिए, इसमें क्या क्या काम हो रहा है देखिए। ऊपर लग रहा है इसमें 120 न्यूटन, नीचे एक तो इसका वेट काम कर रहा है ना। एक इसका वेट W जो है कितना निकलेगा? 4 इंटू 10, 40 न्यूटन का इसका वेट नीचे लग रहा है स्टूडेंट, नीचे की तरफ। और दूसरा इसमें नीचे टेंशन भी है, तो दो फोर्स W और टेंशन नीचे लग रहे हैं। एक फोर्स 120 का ऊपर लग रहा है ना। इसका वेट है वो तो नीचे लग ही रहा है इसका, और 120 न्यूटन ऊपर लग रहा है। फिर भी इसमें एसिलरेशन कहाँ हो रहा है? ऊपर की तरफ, यानी F नेट किस तरफ लग रहा है? F नेट लग रहा है ऊपर की तरफ। F नेट होता है ऊपर लगने वाला फोर्स 120 माइनस नीचे लगने वाले फोर्स। नीचे कौन लग रहा है? एक तो टेंशन और एक ये 40 न्यूटन। F नेट होता है मास इंटू एसिलरेशन। ये ब्लॉक कितने kg का है? 4 kg का है, तो 4 इंटू एसिलरेशन, क्योंकि फोर्स होता है मास इंटू एसिलरेशन। मास हो गया 4, एसिलरेशन हो गया हमारा A, तो ये हो जाएगा 4A।
120 में से 4 गया तो ये हो जाएगा 80 माइनस टी। इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए, ठीक है। प्लस माइनस माइनस 120 में से 40 गया तो 80 माइनस टी। अब हम दूसरे ब्लॉक का एफबीडी बनाएंगे। हमें ऐसी दो इक्वेशन बनाना और सॉल्व करना है। दूसरा ब्लॉक हमारा है 2 kg वाला, तो हम फिर से एफबीडी बनाएंगे। एफबीडी ऑफ 2 kg ब्लॉक। ये 2 kg का ब्लॉक, इस पर 20 न्यूटन नीचे लग रहा है और इसका टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा है। देख लीजिए यहाँ टेंशन ऊपर, 20 kg का 20 न्यूटन, 2 kg का 20 न्यूटन नीचे की तरफ लग रहा है। लेकिन फिर भी बॉडी ऊपर जा रही है, यानी नेट एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ ही हो रहा है। सो स्टूडेंट, नेट फोर्स ऊपर की तरफ, तो इक्वेशन फिर से क्या बनेगी, एफ नेट, ऊपर का फोर्स बड़ा होगा जब भी ऊपर जा रही बॉडी, तो टी माइनस 20। एफ नेट होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। ये कितने केजी का ब्लॉक है, 2 kg का, तो 2 kg वाले का मास हो गया 2। क्यों कर रहा हूँ मैं एफ नेट को, क्योंकि एफ का फॉर्मूला ही होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास 2, एक्सेलरेशन नहीं पता तो ये मान लो। तो 2a बराबर यहाँ से हो गया टी माइनस 20। ऊपर दिया 80 माइनस टी, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस टी को इस तरफ ला रहा हूँ। तो मैं इसको ऐसा लिखूंगा, माइनस का 20 इधर और ये प्लस के टी को इधर लिख रहा हूँ। इक्वेशन 1 और 2 को हमको सॉल्व करना है। हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को प्लस कर देते हैं। स्टूडेंट क्या कर देते हैं, दोनों इक्वेशन को प्लस करके आंसर फाइंड कर लेते हैं। हमको ए की वैल्यू मिल जाएगी। हम लिखेंगे ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर लो, इधर कर लेते हैं ऐड। इक्वेशन 1 है 4a इज इक्वल्स टू 80 माइनस टी। इक्वेशन 2 है 2a इज इक्वल्स टू माइनस 20 प्लस टी। प्लस कर रहे हो तो कोई साइन चेंज नहीं होगा। 4 प्लस 2 6 है, टी से टी कटा, 80 माइनस 20 आ गया 60। तो ए की वैल्यू 60/6, सेम जो पिछले क्वेश्चन में आई थी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ए की वैल्यू आ गई। इस ए की वैल्यू आप कहीं पर भी पुट कर दो, यहाँ पर या यहाँ पर, तो आपको टी मिल जाएगा। सपोज हम ये ए की वैल्यू पुट करते हैं, लिख लो यहाँ पर ऑन पुटिंग ए इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 है 2a, तो 2 इंटू ए की जगह क्या लिखोगे 10। माइनस का 20 इस तरफ आएगा तो माइनस से बन जाएगा प्लस का 20 और यहाँ बचेगा टी। टेंशन ही हमको निकालना था, तो टी टेंशन कितना हो गया 10 टू द 20, 20 प्लस 20 40 न्यूटन। यही हमारा दूसरे तरीके से भी यही आया था स्टूडेंट। सेम वैल्यूज हमारी दोनों तरीके से आ गई हैं। तो ये मैंने दोनों तरीके आपको सिखा दिए क्लास, ठीक है। तो वीडियो भी काफ़ी बड़ा हो गया, तो यहाँ इसको फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ और कुछ नए कंसेप्ट्स के साथ।